नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी वाला पेपर सॉल्व करेंगे 2024 का विद सॉल्यूशन, जिसका टाइम था 3 आवर और मार्क्स थे 70। आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका फर्स्ट है, केंद्रीय बेल मुद्रालय किस शहर में स्थित है? तो केंद्रीय बेल मुद्रालय देहरादून शहर में स्थित है। दूसरा सेकंड, आधुनिकीकरण से क्या आशय है? तो आधुनिकीकरण से आशय समाज में नवीन वैज्ञानिक तकनीकी और विचारात्मक परिवर्तनों को अपनाने की प्रक्रिया से है। तीसरा है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि कुल 3 सूचियां हैं। फोर्थ है, चौथा नंबर का, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। पांचवा है, बहुस्तरीय शिक्षण किसे कहते हैं? बहुस्तरीय शिक्षण वह पद्धति है जिसमें विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षा दी जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ब है प्लेटो ने, ऑप्शन स है टैगोर ने, ऑप्शन द है जॉन डीवी ने। तो आंसर है अ वाला, स्वामी विवेकानंद जी ने। दूसरा है, समाज व्यक्ति को प्रदान करता है अ सुरक्षा, ब न्याय, स शांति या द उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। समाज सुरक्षा प्रदान करता है, न्याय भी और शांति भी प्रदान करता है। तीसरा है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? अ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ब है महात्मा गांधी, स है जवाहरलाल नेहरू, द है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम संविधान निर्माता कहते हैं। फोर्थ है, चौथे नंबर का, वैश्वीकरण का उद्देश्य है। अ है आर्थिक समानता, ब है उदारीकरण, स है संतुलित विकास और द है उपरोक्त सभी। तो वैश्वीकरण की क्या क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक समानता भी होती है, उदारीकरण भी होता है और संतुलित विकास भी होता है, यानी कि आंसर है उपरोक्त सभी, द वाला। पांचवा है, मानव चित्रांकन संबंधित है। अ है सक्रिय अधिगम प्रविधि, ब है मूल्यांकन, स है समस्या समाधान प्रविधि और द है प्रयोगशाला विधि। तो आंसर हो जाएगा अ, सक्रिय अधिगम प्रविधि। प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन देश में किया गया। तो ऑप्शन ए है 1993 और दूसरा ऑप्शन है 1994। तो इसका आंसर हो जाएगा 1993, 1993। दूसरा है, बालक की प्रथम पाठशाला देश है। तो ऑप्शन है परिवार या समाज। तो आंसर हो जाएगा परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। तीसरा है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन देश से प्रारंभ किया है। तो ऑप्शन है 1994 और ऑप्शन दूसरा है 1996। तो आंसर हो जाएगा 1994 से प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन 1994 से प्रारंभ किया गया है। चौथा है, भारत एक देश है, लोकतांत्रिक है या तानाशाही? तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। पांचवा है, वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका देश के रूप में है। तो पहला है सुविधादाता और दूसरा है मार्गदर्शक। आंसर हो जाएगा मार्गदर्शक के रूप में है। प्रश्न क्रमांक 4 से 10 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उपाय लिखिए। तो सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए समान शिक्षा का प्रसार, आर्थिक समानता, कानून का समान रूप से पालन तथा सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। पांचवा है, चेतनशील बुद्धिमत्ता का अर्थ लिखिए। तो चेतनशील बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सजग होकर सही निर्णय लेता है। छठा प्रश्न है, अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद के कोई 2 कार्य लिखिए। तो अखिल भारतीय क्रीड़ा परिषद का कार्य खेलों का विकास करना तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधा प्रदान करना है।
प्रश्न क्रमांक 7 है, सामाजिक स्थिरीकरण से क्या तात्पर्य है? तो सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ समाज को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित करना है। प्रश्न क्रमांक 8, शालेय संस्कृति की कोई 4 विशेषता लिखिए। तो शालेय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं अनुशासन, सहयोग, नैतिक मूल्यों का विकास तथा सकारात्मक वातावरण। प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्याह्न भोजन योजना के लाभ लिखिए। तो मध्याह्न भोजन योजना से बच्चों का पोषण स्तर सुधरता है तथा विद्यालय में नामांकन और उपस्थिति बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 10, वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो वैश्वीकरण की आवश्यकता आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए है। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनकी शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 11, शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है? इसका महत्व समझाइए। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण का अर्थ है समाज के प्रत्येक बच्चे तक बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। इसमें जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति या क्षेत्र के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, ठहराव और गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करना है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इससे निरक्षरता कम होती है, सामाजिक समानता बढ़ती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। सार्वजनिकरण राष्ट्रीय विकास, सामाजिक जागरूकता और आत्मनिर्भर नागरिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षा के सार्वजनिकरण की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा में सार्वजनिकरण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शिक्षा प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार है। समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, बाल श्रम और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर देना आवश्यक है। सार्वजनिकरण से विद्यालयों में नामांकन, उपस्थिति और ठहराव बढ़ता है। इससे निरक्षरता की कमी आती है तथा बच्चों को बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास होता है। शिक्षा का सार्वजनिकरण लोकतंत्र को मजबूत करता है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 12, लोकतंत्र के गुण लिखिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है। इसके प्रमुख गुण स्वतंत्रता, समानता और न्याय हैं। लोकतंत्र में नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने, मत देने और सरकार चुनने का अधिकार होता है। इसमें कानून का शासन होता है जिससे सत्ता का दुरुपयोग रोका जाता है। लोकतंत्र जन कल्याण पर आधारित होता है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह राजनीतिक चेतना, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इसलिए लोकतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा का उद्देश्य जागरूक, जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का निर्माण करना है। शिक्षा नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करती है। वह व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती हैं। शिक्षा सहिष्णुता, सहयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है। इसके माध्यम से राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। शिक्षित नागरिक ही लोकतंत्र को सफल और स्थायी बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति के मुख्य कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा समिति का मुख्य कार्य महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह समिति स्त्री शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने में सरकार को परामर्श देती है। बालिका शिक्षा के प्रसार, महिला साक्षरता बढ़ाने और शिक्षा में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यह समिति विद्यालय छोड़ने वाली बालिकाओं को पुनः शिक्षा से जोड़ने तथा उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के अवसर बढ़ाने में सहायता करती हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का प्रमुख कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान संस्थानों की स्थापना और संचालन करती है। परिषद उद्योगों को तकनीकी सहायता प्रदान करती है तथा नए आविष्कारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करती है। यह देश के औद्योगिक प्रगति के लिए वैज्ञानिक समाधान उपलब्ध कराती है।
साथ ही यह मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्रश्न क्रमांक 14, वंचित बालक से क्या अभिप्राय है, उनकी शैक्षिक समस्याएं लिखिए। तो वंचित बालक वे बच्चे होते हैं जो गरीबी, सामाजिक पिछड़ेपन, बाल श्रम, अशिक्षा या पारिवारिक समस्याओं के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनकी प्रमुख शैक्षिक समस्याओं में विद्यालय में नामांकन की कमी, अनियमित उपस्थिति, सीखने में कठिनाई और ड्रॉप आउट शामिल हैं। इनके पास अध्ययन सामग्री और सहयोग का अभाव होता है। भाषा, पोषण और आत्मविश्वास की कमी भी उनकी शिक्षा को प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप वे शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, अपवंचन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपवंचन का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गरीबी, सामाजिक पिछड़ापन और संसाधनों की कमी के कारण बच्चे विद्यालय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। इससे ड्रॉप आउट दर बढ़ती है और शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। अपवंचित बच्चों में आत्मविश्वास, भाषा कौशल और सीखने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। पोषण और सहयोग के अभाव में उनका सर्वांगीण विकास बाधित होता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 15, शालेय संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो शालेय संस्कृति से तात्पर्य विद्यालय में विद्यमान मूल्यों, परंपराओं, व्यवहारों और वातावरण से है। इसमें शिक्षक छात्र संबंध, अनुशासन, नैतिक मूल्य, सहयोग और कार्यशैली शामिल होती है। शालेय संस्कृति विद्यालय में शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करती है और विद्यालयों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सकारात्मक शालेय संस्कृति छात्रों में जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और सामाजिक गुणों का विकास करती है। यह विद्यालय को एक सुरक्षित, प्रेरणादायक और सीखने के अनुकूल स्थान बनाती है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, शालेय संस्कृति की मुख्य विशेषता लिखिए। तो शालेय संस्कृति विद्यालय के वातावरण, मूल्यों और परंपराओं को दर्शाती है। इसकी प्रमुख विशेषता में अनुशासन, सहयोग, सकारात्मक वातावरण और नैतिक मूल्यों का विकास शामिल है। इसमें शिक्षक छात्र संबंध, आपसी सम्मान, सहभागिता महत्वपूर्ण होती हैं। शालेय संस्कृति विद्यार्थियों में जिम्मेदारी, आत्मविश्वास और सामाजिक गुणों का विकास करती है। सकारात्मक शालेय संस्कृति सीखने को प्रभावी बनाती है और विद्यालय को सुरक्षित और प्रेरणादायक स्थान बनाती हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, शिक्षा और संस्कृति का आपस में क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। शिक्षा और संस्कृति का आपस में गहरा संबंध है। संस्कृति समाज के मूल्यों, विश्वासों और परंपराओं को दर्शाती है, जबकि शिक्षा उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। शिक्षा संस्कृति का संरक्षण और विकास करती है तथा समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी लाती है। संस्कृति शिक्षा के उद्देश्यों और पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। इस प्रकार शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे की पूरक है और दोनों मिलकर व्यक्ति तथा समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा है, सामाजिक संस्कृति की विशेषता लिखिए। सामाजिक संस्कृति समाज के व्यवहार, विश्वास और मूल्यों का समूह होती है। यह सामूहिक होती है और समाज के सदस्यों द्वारा साझा की जाती है। संस्कृति सीखी हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। यह गतिशील होती है तथा समय के साथ परिवर्तनशील रहती है। सामाजिक संस्कृति मानव व्यवहार को दिशा देती है और समाज में एकता, पहचान तथा सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होती है। प्रश्न क्रमांक 17 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनकी शब्द सीमा 120 शब्द हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। बालिका शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो बालिका शिक्षा किसी भी राष्ट्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की आधारशिला है। शिक्षित बालिका न केवल स्वयं सशक्त बनती है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी शिक्षित एवं जागरूक बनाती है। बालिका शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने जैसी क्षमता का विकास होता है। इससे बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और लैंगिक भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों में कमी आती है। शिक्षित महिला अपने बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है, जिससे भावी पीढ़ी का सर्वांगीण विकास संभव होता है। बालिका शिक्षा आर्थिक विकास में भी सहायक होती है, क्योंकि शिक्षित महिलाएं रोजगार प्राप्त कर राष्ट्र की आय में योगदान देती हैं।
लोकतंत्र की सफलता के लिए भी जागरूक महिला नागरिक की आवश्यकता होती है। अतः समानता, सामाजिक न्याय और सतत विकास के लिए बालिका शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा है, बालिका शिक्षा की मुख्य चुनौतियाँ लिखिए। तो बालिका शिक्षा के सामने अनेक गंभीर चुनौतियां हैं। गरीबी और आर्थिक अभाव के कारण कई परिवार लड़कियों को शिक्षा को अनावश्यक समझते हैं। सामाजिक रूढ़ियाँ, पितृसत्तात्मक सोच और लैंगिक भेदभाव बालिका शिक्षा में प्रमुख बाधाएं हैं। बाल विवाह, घरेलू कार्यों का बोझ और भाई बहन की देखभाल की जिम्मेदारी के कारण लड़कियां विद्यालय छोड़ देती हैं। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में विद्यालय की दूरी, महिला शिक्षकों की कमी, सुरक्षित परिवहन और शौचालय जैसी सुविधाओं का अभाव भी शिक्षा को प्रभावित करता है। साथ ही सुरक्षा की चिंता और जागरूकता की कमी से बालिका शिक्षा की गति धीमी पड़ती है। इन चुनौतियों के समाधान हेतु सामाजिक जागरूकता, सहकारी योजना और समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 18, सार्वजनिक शिक्षा की भूमिका एवं आवश्यकता का वर्णन कीजिए। तो सार्वजनिक शिक्षा समाज के सभी वर्गों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करने का प्रणाली माध्यम है। इसकी भूमिका निरक्षरता दूर करने, सामाजिक समानता स्थापित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक शिक्षा आर्थिक रूप से कमजोर, वंचित और पिछड़े वर्गों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाकर अवसरों की समानता को कम करती है। सार्वजनिक शिक्षा नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना का विकास करती है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि निजी शिक्षा सभी के लिए सुलभ नहीं होती है। सार्वजनिक शिक्षा ही समावेशी शिक्षा है, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और मानव संसाधन विकास का आधार बनती है। इससे कुशल, सक्षम और जिम्मेदार नागरिक तैयार होते हैं जो राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता उत्पन्न करने के उपाय लिखिए। तो भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए छात्रवृत्ति, आरक्षण, मध्याह्न भोजन और निःशुल्क पाठ्य सामग्री जैसी योजनाएं सुदृढ़ की जानी चाहिए। ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में विद्यालयों, शिक्षकों और आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाए। बालिकाओं, दिव्यांगों और वंचित समूहों के लिए विशेष योजनाएं और सुरक्षित शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित किया जाए। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच और शैक्षिक प्रशिक्षण द्वारा गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। साथ ही सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाकर समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 से 21 तक निबंधात्मक प्रश्न हैं। शब्द सीमा 150 शब्द हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के लिए निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 19 है, शिक्षक के व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। शिक्षक के व्यावसायिक गुण उसके शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। सर्वप्रथम, विषय ज्ञान शिक्षक का मूल व्यावसायिक गुण है, क्योंकि गहन विषय ज्ञान के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक संभव नहीं है। इसके साथ ही शिक्षण कौशल जैसे उपयुक्त विधियों का चयन, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, प्रश्न उत्तर तकनीक और मूल्यांकन क्षमता अत्यंत आवश्यक है। एक कुशल शिक्षक कक्षा प्रबंधन में दक्ष होता है, जिससे अनुशासन बना रहता है और सीखने का वातावरण अनुकूल होता है। व्यावसायिक नैतिकता भी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है, जिससे समय पालन, निष्पक्षता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा शामिल हैं। एक कुशल शिक्षक कक्षा प्रबंधन में दक्ष होता है, जिससे अनुशासन बना रहता है और सीखने का वातावरण अनुकूल होता है। व्यावसायिक नैतिकता भी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है, जिसमें समय पालन, निष्पक्षता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता शामिल है। आधुनिक शिक्षक को नवाचार और तकनीकी दक्षता में युक्त होना चाहिए, ताकि वह ICT, डिजिटल संसाधनों और नई शिक्षण विधियों का प्रभावी उपयोग कर सके। सतत व्यावसायिक विकास जैसे प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और स्वाध्याय शिक्षक को अध्ययन प्रश्न क्रमांक 19
शिक्षक के व्यावसायिक गुणों का वर्णन कीजिए। शिक्षक के व्यावसायिक गुण उसके शिक्षण को प्रभावी उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। सर्वप्रथम, विषय ज्ञान शिक्षक का मूल व्यावसायिक गुण है, क्योंकि गहन विषय ज्ञान के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संभव नहीं है। इसके साथ ही शिक्षण कौशल जैसे उपयुक्त विधियों का चयन, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, प्रश्नोत्तर तकनीक और मूल्यांकन क्षमता अत्यंत आवश्यक है। एक कुशल शिक्षक कक्षा प्रबंधन में दक्ष होता है, जिससे अनुशासन बना रहता है और सीखने का वातावरण अनुकूल होता है। व्यावसायिक नैतिकता भी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है, जिससे समय पालन, निष्पक्षता, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता शामिल है। आधुनिक शिक्षक को नवाचार और तकनीकी दक्षता में से भी युक्त होना चाहिए, ताकि वह आईसीटी, डिजिटल संसाधनों और नई शिक्षण विधियों का प्रभावी उपयोग कर सकें। सतत व्यावसायिक विकास जैसे प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और स्वाध्याय शिक्षक को अद्यतन बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता, मार्गदर्शक की भूमिका निभाना और अभिभावकों व सहकर्मियों से सहयोगात्मक संबंध बनाना भी व्यावसायिक गुणों में आते हैं। इन सभी गुणों में के समन्वय से शिक्षक न केवल ज्ञानदाता बल्कि प्रेरक और समाज निर्माता बनता है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है, शिक्षक के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए। शिक्षक के व्यक्तिगत गुण उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक आदर्श शिक्षक में प्रेम, सहानुभूति और करुणा जैसे मानवीय गुण होने चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सके। धैर्य और सहिष्णुता शिक्षक को विभिन्न क्षमताओं और स्वभाव वाले विद्यार्थियों के साथ कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण शिक्षक को विद्यार्थियों के लिए आदर्श बनाते हैं। आत्मविश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित व्यवहार कक्षा में प्रेरणादायक वातावरण का निर्माण करते हैं। अच्छे संप्रेषण कौशल से शिक्षक अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता है और विद्यार्थियों की जिज्ञासा का समाधान करता है। समय पालन, अनुशासन और उत्तरदायित्व बोधक शिक्षक के व्यक्तित्व को विश्वसनीय बनाते हैं। नेतृत्व क्षमता, सहयोग की भावना और विनम्रता शिक्षक को विद्यालय और समाज में सम्मान दिलाती है। इन सभी व्यक्तिगत गुणों के समन्वय से शिक्षक न केवल ज्ञानदाता बल्कि चरित्र निर्माता और मार्गदर्शक के रूप में भी उभरता है। प्रश्न क्रमांक 20 है, आधुनिकीकरण की विशेषता लिखिए। आधुनिकीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समाज परंपरागत ढांचों से निकलकर वैज्ञानिक, तर्कसंगत और प्रगतिशील विचारों को अपनाता है। इसकी प्रमुख विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, जिससे अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क, प्रयोग और प्रमाण को महत्व दिया जाता है। तकनीकी उन्नति आधुनिकीकरण का मुख्य आधार है, जिससे उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन के क्षेत्र में तीव्र विकास होता है। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण और नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं और जीवन स्तर सुधर आता है। इसमें सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है तथा जाति, लिंग और परंपरा आधारित भेदभाव में कमी आती है। व्यक्तिवाद, समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व मिलता है। शिक्षा का व्यापक प्रसार, व्यावसायिक और तकनीकी कौशल का विकास तथा वैश्विक दृष्टिकोण आधुनिकीकरण की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह समाज को परिवर्तनशील, नवोन्मेषी और विकासोन्मुख बनाती है। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा है, आधुनिकीकरण के लाभ एवं हानि लिखिए। तो आधुनिकीकरण समाज की वह प्रक्रिया है जिसमें परंपरागत, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी संरचनाओं के स्थान पर वैज्ञानिक, तर्कसंगत और तकनीकी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और संचार के क्षेत्र में तीव्र प्रगति होती है। इसके लाभ हैं, आधुनिकीकरण से समाज और राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं और जीवन स्तर सुधर आता है। तकनीकी प्रगति और औद्योगिकरण से देश वैश्विक बाजार से जुड़ता है और व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा और व्यावसायिक कौशल का प्रसार होने से व्यक्तियों की क्षमता और दक्षता में सुधार आता है। समाज में सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बल मिलता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी आधुनिकीकरण के लाभ हैं। हानियाँ, परंतु इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। पारंपरिक संस्कृति मूल्यों और जीवन शैली का क्षरण होता है। शहरीकरण, प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अति उपयोग और सामाजिक तनाव जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। भौतिकवाद और उपभोक्तावाद
की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे नैतिक मूल्यों और सामाजिक संबंधों में कमी आ सकती है। निष्कर्ष इसलिए आवश्यक है कि आधुनिकीकरण संतुलित, मानव केंद्रित और समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करने वाला हो। इससे विकास तो होगा, लेकिन सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। प्रश्न क्रमांक 21, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी संपर्क गहरा होता है। यह केवल व्यापार तक सीमित नहीं, बल्कि यह ज्ञान, सूचना, संसाधन और संस्कृति के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों में सबसे पहला आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का विस्तार। इसके अंतर्गत देशों के बीच पूंजी, वस्तु, सेवा और तकनीकी का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाता है। इससे वैश्विक आर्थिक वृद्धि होती है, उत्पादन क्षमता बढ़ती है और उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता और विकल्प मिलते हैं। दूसरा उद्देश्य है उत्पादन और प्रतिस्पर्धा में सुधार। वैश्वीकरण से देश वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने उत्पादन स्तर, गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। यह नवाचार और तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा दिया है। तीसरा उद्देश्य है वैश्विक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच समझ, मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक महोत्सव, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इससे देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक समझ विकसित होती है और वैश्विक शांति को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा है वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता लिखिए। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताओं में मुक्त व्यापार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, पूंजी और श्रम का गतिशीलता प्रवाह शामिल है। सूचना और प्रौद्योगिकी का व्यापार, उद्योग, डिजिटल नेटवर्किंग और वैश्विक बाजार का एकीकरण इसकी अन्य पहचान है। वैश्वीकरण देशों को नवाचार, तकनीकी विकास और वैश्विक सहयोग के अवसर प्रदान करता है। लाभ, वैश्वीकरण से रोजगार और निवेश के अवसर बढ़ते हैं। विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी मिलती है। इसके माध्यम से नागरिक में ज्ञान, तकनीकी दक्षता, वैश्विक जागरूकता बढ़ती है। आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण जीवन स्तर में सुधार आता है। हानि, हालांकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सांस्कृतिक पहचान का ह्रास, स्थानीय उद्योग पर दबाव, आर्थिक असमानता, उपभोक्तावाद और पर्यावरणीय समस्याएं जैसे प्रदूषण, संसाधन ह्रास और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि इसके उदाहरण हैं। भारत में वैश्वीकरण ने आईटी उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा दिया है। निर्यात और विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में असमानता भी बढ़ी है। निष्कर्षतः इसलिए वैश्वीकरण को संतुलित, जिम्मेदार और पर्यावरण संवेदनशील दृष्टिकोण से लागू करना आवश्यक है। इससे वैश्विक जुड़ाव, राष्ट्रीय विकास और सामाजिक हितों की रक्षा एक साथ सुनिश्चित होती है। तो दोस्तों ये था हमारा एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का पेपर 2024 का विद सॉल्यूशन। अगर आप इसी प्रकार के अन्य वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।